वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं LT टेट के लिए PYQ सीरीज़। ठीक है, तो जो हमारी ये PYQ सीरीज़ रहेगी, तो ये रहेगी 17वीं। इस वीडियो से पहले हमने इसके लगभग 16 पार्ट्स को डिस्कस कर दिया है। अगर अभी तक आपने उन्हें विजिट नहीं किया है तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, उसको भी विजिट करिएगा ताकि आपको प्रश्नों के स्तर का पता चलता रह जाए। ठीक है, इसी के साथ आपको बता देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा 10 प्रश्नों के LT टेट से संबंधित जो प्रश्न बनेंगे आपकी परीक्षा के लिए, वो लॉन्च कर दी गई है ई बुक। इसमें आपको पिछले 10 प्रश्नों के प्रश्न पत्र मिल जाएंगे, साथ में आपको इसके आंसर की भी मिल जाएंगे। बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है LT टेट के कैंडिडेट्स के लिए। जो LT टेट के पेपर देने वाले हैं, उन्हें पेपर देने से पहले इसे एक बार अवश्य लगा लेना है। ठीक है, अगर आप इसे लेने की इच्छुक हो तो आपको 8191931212 पे व्हाट्सएप करना है। यहाँ पर आपकी कोई भी क्वेरी होगी आप पूछ सकते हैं और सारी जानकारी यहाँ पर आपको दे दी जाएगी। ठीक है, ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इसी के साथ आपको बता देता हूँ, हमारा टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है। अगर अभी तक आप उसके साथ जुड़े नहीं हैं तो आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको महत्वपूर्ण PDF इत्यादि सेंड की जाती रहती है। तो चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए, जो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, प्रेमचंद का जन्म वर्ष क्या है? तो जो उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट के तौर पर जाने जाते हैं मुंशी प्रेमचंद, इनका जो जन्म पूछा गया है, जन्म वर्ष क्या है? तो देखिएगा, सही विकल्प हो जाएगा 1880। रुकिएगा, ये देखिए जो 1880 है, इस वर्ष इनका जन्म माना जाता है। जो मुंशी प्रेमचंद है, इनके प्रमुख उपन्यासों में जाना जाता है गोदान को। जो गोदान है, इसे हिंदी साहित्य में एक कृषक समाज का महाकाव्य भी कहा जाता है, इसका ध्यान रखना है। इसके जो प्रमुख पात्र हैं, गोबर, धनिया, होरी, ये इसके प्रमुख पात्र माने जाते हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 22, इनमें से कौन सी रचना जनेंद्र की है? तो जो जनेंद्र हैं, ये कहानीकार के तौर पे जाने जाते हैं हिंदी साहित्य में। तो इनकी एक प्रमुख कहानी भी है, उसका आपने नाम बताना है कि कौन सी इनकी कहानी है। तो जो पाजेब है, इनकी प्रमुख कहानी के तौर पर जानी जाती है। बाकी विकल्प देखिएगा, बड़े घर की बेटी, मंत्र और नशा, ये तीनों ही कहानियाँ किसकी हैं? ये तीनों ही कहानी आपकी प्रेमचंद की हो जाएंगी, इसका भी ध्यान रखिएगा। अधिकतर पूछे जाने वाली कहानी होगी बड़े घर की बेटी। अगला जो प्रश्न है 23, शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन हैं? तो जो शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक होंगे, तो ये हो जाएंगे आपके बालमुकुंद गुप्त। जो विकल्प बी होगा यहाँ पर, ये सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 24, इनमें से कौन सा नाटक मुद्रा राक्षस द्वारा लिखित है? तो देखिएगा, विकल्प डी, तिलचट्टा। जो तिलचट्टा है, ये मुद्रा राक्षस द्वारा लिखित नाटक है। तो ध्यान रखना है, विधा पूछी जाती है। तिलचट्टा नाटक विधा की रचना है और मुद्रा राक्षस इसके रचनाकार हो जाएंगे। बाकी विकल्प देखिए, 8वां सर्ग, सूर्य की अंतिम किरण से लेकर सूर्य की पहली किरण तक, और द्रौपदी, ये तीनों ही नाटक किसके हो जाएंगे? ये सुरेंद्र वर्मा के हो जाएंगे। ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनका भी ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है 25, परिंदे किस कथा आंदोलन का प्रतिनिधित्व करती है? तो जो नई कहानी आंदोलन है, इसका ये प्रतिनिधित्व करती है ये कहानी परिंदे। अगर आपसे ये पूछा जाए इसके रचनाकार या कहानीकार कौन होंगे, तो देखिए, जो हिमाचल से संबंध रखने वाले कहानीकार हैं निर्मल वर्मा, इनके द्वारा लिखी गई है परिंदे नामक कहानी। अगर ये पूछा जाए जो ये परिंदे नामक कहानी की मुख्य पात्रा कौन है, तो ये हो जाएगी लतिका। लतिका इस कहानी की प्रमुख पात्र के तौर पर जानी जाती हैं। अगला प्रश्न है 26, आषाढ़ का एक दिन के लेखक हैं? तो जो रचना है आषाढ़ का एक दिन, इसके लेखक हो जाएंगे मोहन राकेश। विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। तो कई बार आपसे परीक्षा में इसकी विधा भी पूछी जाएगी कि जो आषाढ़ का एक दिन है, इसकी क्या विधा है? तो ये विधा हो जाएगी नाटक। ठीक है, ध्यान रखना है, नाटक विधा की रचना हो जाएगी। इस जो नाटक में बताया गया है किस प्रकार से नायक और नायिका का मिलन आषाढ़ के प्रथम दिन में होता है और बिछुड़न भी आषाढ़ के प्रथम दिन में ही होता है, इसलिए इस नाटक का शीर्षक रखा गया है आषाढ़ का एक दिन। बाकी देखिए, मोहन राकेश का एक प्रसिद्ध नाटक
के तौर पर जाना जाता है उस रचना का नाम है आधे अधूरे। इसका भी ध्यान रखना है, आधे अधूरे मोहन राकेश की ही रचना है और ये नाटक विधा की रचना है। अगर एक और रचना पूछी जाए लहरों के राजहंस, ये किसकी रचना होगी, तो यह भी मोहन राकेश की ही रचना हो जाएगी। ये 3 रचनाएं पूछी जाती है, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे, ये तीनों किसकी रचना है, मोहन राकेश की रचना है और तीनों ही नाटक विधा की रचना है। तो यहाँ पर देखिएगा जगदीश चंद्र माथुर की एक रचना है कोणार्क, ये भी कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। और जयशंकर प्रसाद का ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये अत्यधिक पूछे जाने वाली रचना है। और जो सुरेंद्र वर्मा हो गई, इनकी द्रौपदी रचना पूछी जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा 27, उदात्त सिद्धांत के प्रेरणता हैं। तो बताना है कि जो उदात्त सिद्धांत है ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, यह प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया है इस सिद्धांत का। तो जो विकल्प 3 है यहाँ पर लोंजाइनस, इसके द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। बाकी जो विकल्प इन चारों विद्वान है, इन चारों का संबंध रहा है पाश्चात्य काव्यशास्त्र से। खासकर अगर लोंजाइनस की बात की जाए तो ये आधुनिक 3 विद्वानों में माने जाते हैं जिन्होंने पाश्चात्य काव्यशास्त्र में एक तहलका मचा दिया था। जो उदात्त सिद्धांत इन्होंने दिया था, ये बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्धांत यहाँ पर माना जाता है। अगर कई बार इनकी रचना पूछी जाए, लोंजाइनस की रचना कौन सी है, तो पेरी हिप्सुस, हाँ इस प्रकार से रचना का नाम है पेरी हिप्सुस, ठीक है ना, इसका ध्यान रखना है। रचना भी महत्वपूर्ण है और इनका सिद्धांत भी महत्वपूर्ण है। उदात्त सिद्धांत हो गया और पेरी हिप्सुस इनकी रचना हो गई। अगला प्रश्न देखिएगा आप, सुहाग के नूपुर के रचनाकार कौन हैं। तो जो सुहाग के नूपुर के रचनाकार के तौर पर जाने जाएंगे तो ये होंगे अमृतलाल नागर, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। इसी के साथ याद रखना है, पहली रचना होगी सुहाग के नूपुर, दूसरी रचना हो जाएगी इनकी मानक। तो अगला प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा, कविता क्या है निबंध के लेखक कौन है। तो जो कविता क्या है, ये एक निबंध है और इसके निबंधकार हो जाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जो विकल्प 2 है यहाँ पर, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कविता क्या है इनकी रचना हो जाएगी। इसी के साथ आपने ध्यान रखना है कि जो रामचंद्र शुक्ल है, इनके द्वारा हिंदी साहित्य में आलोचना और निबंध में महत्वपूर्ण देन मानी जाती है। इनके द्वारा एक इतिहास ग्रंथ भी लिखा गया है जो हिंदी साहित्य में एक रीढ़ के तौर पर काम करता है। तो उस इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। और अगर इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जाए तो 1929 इसका प्रकाशन वर्ष हो जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका। अगला जो प्रश्न है 30, इनमें से किस काव्यशास्त्री ने अभिव्यंजनावाद पर बल दिया था। तो देखिएगा जो विकल्प 4 है यहाँ पर क्रोचे, इनके द्वारा अभिव्यंजनावाद पर अत्यधिक बल दिया गया था, ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक प्रश्न आपके लिए छोड़ देता हूँ, अक्सर मैंने आपको बताया है ये गुरु शिष्य की परंपरा। तो अरस्तु और प्लेटो में क्या संबंध है, ठीक है, ये बताइएगा आप। और सुकरात का भी इनके साथ संबंध है और सिकंदर का भी इनके साथ संबंध है। इन चारों का संबंध आपने एक दूसरे के साथ वर्णित करना है। अगला प्रश्न देखना है, इनमें से ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन थे। तो जो ब्राह्मण पत्र के संपादक के तौर पर जाने जाते हैं तो ये जाने जाते हैं प्रताप नारायण मिश्र। तो विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 32 निम्नलिखित में से कौन सी कहानी उषा प्रियंवदा की है। तो देखिएगा जो विकल्प बी है 55 खंबे लाल दीवारें, तो इनकी ये रचना हो जाएगी उषा प्रियंवदा की। अक्सर ये कहानी परीक्षाओं में पूछी जाती है, किसकी कहानी होगी, उषा प्रियंवदा की। तो कई बार इनकी दूसरी कहानी भी पूछी जाती है, रुकोगे नहीं राधिका, तो यह भी इनकी कहानी हो जाएगी, ठीक है, इनका ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो विकल्प 1 है पर्दा, ये किसकी कहानी हो जाएगी, जैनेंद्र की कहानी हो जाएगी, नहीं पर्दा जैनेंद्र की कहानी नहीं, तो ये हो जाएगी आपकी यशपाल की प्रसिद्ध कहानी है पर्दा। फिर देखिएगा विकल्प सी परिंदे, तो ये निर्मल वर्मा की कहानी है, ये पहले ही आपको बता दिया है। फिर जो रोज़ नामक कहानी है तो ये अज्ञे की कहानी हो जाएगी। तो कई बार रोज़ का अलग नाम पूछा जाता है कि रोज़ कहानी का दूसरा क्या नाम है, तो ये गैंग्रीन हो जाएगा इसका दूसरा नाम। तो इन कहानियों के नाम का भी आपने याद रखना है, किस किस की कहानी हो जाएगी ये। अगला देखिएगा 33, सरोज स्मृति के रचनाकार कौन है। तो जो सरोज स्मृति है इसके रचनाकार हो जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। महत्वपूर्ण कहानी है, कहानी नहीं शोक स्मृति है। तो जो इनकी पुत्री है सरोज, उसके शोक पर इन्होंने ये रचना लिखी है, काव्य है ये,
उनकी मृत्यु के उपरांत ये लिखा गया था। किस प्रकार से इन्होंने, निराला जी ने इसे पाला था अपनी पुत्री को, किस प्रकार से इनका जल्दी ही मृत्यु को ये प्राप्त हो जाती है इनकी पुत्री सरोज, इसके लिए इन्होंने ये काव्य लिखा था। इसी के साथ देखिए निराला जी के द्वारा एक और रचना लिखी गई है जो अत्यधिक प्रसिद्ध है, तो उसका नाम है राम की शक्ति पूजा। और नए पत्ते, कुकुरमुत्ता इत्यादि इनकी प्रसिद्ध रचनाओं के तौर पर जानी जाती हैं। तो कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है रबर छंद या केंचो छंद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा ही की गई थी, इसका भी ध्यान रखना है। तो देखिए जो विकल्प एक है धूमिल, धूमिल के द्वारा भी इन्हीं के समान रचनाएं की गई हैं। तो इनकी एक प्रसिद्ध रचना है नक्सलवाड़ी धूमिल की, तो ये भी कई बार परीक्षा में पूछी जाती है, इसका भी ध्यान रखना है। बाकी अज्ञे की बता दी है आपको, इनका है आंगन के पारद्वार नामक एक काव्य संग्रह, ये भी अत्यधिक पूछा जाता है। तो यहाँ पर एक और इनकी प्रसिद्ध रचना मैं आपको बताऊंगा, तो देखिएगा उस रचना का नाम है, तो वो रचना है असाध्य वीणा। तो ये भी कई बार परीक्षा में पूछी जाती है, असाध्य वीणा किसकी रचना है, तो ये अज्ञे की रचना हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, कितनी नावों में कितनी बार के लेखक कौन होंगे, तो बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। तो कितनी नावों में कितनी बार के लेखक हो जाएंगे अज्ञे। तो इनकी मैंने प्रसिद्ध रचना आपको बता दी है असाध्य वीणा, तो ये इनकी रचना होगी। तो कई बार ये भी पूछा जाता है जो असाध्य वीणा है इसका मूल भाव क्या है, तो इसका मूल भाव है अहम का त्याग। किस प्रकार से एक जो इस रचना है इसका मुख्य पात्र अपना अहम का त्याग करता है और जो आज तक किसी के द्वारा बजाई नहीं गई थी वीणा उसे ये पात्र बजा देता है, इसलिए आवश्यक बनता है कि आप अहम का त्याग कर दें। अगला प्रश्न अब देख लेते हैं 35, इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है, तो जो विकल्प बी है निहार, ये इनकी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है महादेवी वर्मा की। आगे जो निर्जा, ये भी इनकी रचना मानी जाती है। यामा, यह इनकी रचना मानी जाती है। सांदे गीत, यह इनकी रचना मानी जाती है, इसका भी ध्यान रखना है महादेवी वर्मा का। इसी के साथ ये भी बता देता हूँ जो महादेवी वर्मा है इन्हें छायावाद के 4 स्तंभों में स्थान दिया जाता है महादेवी वर्मा को। एक ये हो गए महादेवी वर्मा, बाकी 3 आधार स्तंभ कौन से हैं छायावाद के, एक महादेवी वर्मा हो गई, दूसरी निराला जी हो गए, तीसरे पंत जी हो गए और चौथे हो गए जयशंकर प्रसाद। ये चार छायावाद के आधार स्तंभ के तौर पर जाने जाते हैं। बाकी देखिएगा मधुशाला, ये किसकी रचना होगी, तो ये हो जाएगी हरिवंश राय बच्चन की रचना मधुशाला। पंचवटी, ये किसकी रचना हो जाएगी, तो पंचवटी हो जाएगी मैथिली शरण गुप्त की रचना। फिर उर्वशी है, ये किसकी रचना हो जाएगी, तो ये दिनकर की रचना हो जाएगी, इसका भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा दिव्या के रचनाकार कौन है। पहले तो आपने ध्यान रखना है कि जो दिव्या है ये किस विधा की रचना होगी, तो ये हो जाएगी उपन्यास विधा की रचना दिव्या। और इसके रचनाकार कौन होंगे, तो ये हो जाएंगे यशपाल। अगला प्रश्न देखिएगा 37, भारतेंदु नामक पत्र के संपादक कौन थे, तो ध्यान रखना है कि जो देखिए भारतेंदु नामक पत्र भी एक प्रचलित हुआ था, तो इसके संपादक कौन थे, तो इसके संपादक हो जाएंगे राधाचरण गोस्वामी। तो जो विकल्प सी है यहाँ पर ये सही हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए राधाचरण गोस्वामी का संबंध भारतेंदु से किस प्रकार का था, तो ये दोनों एक दूसरे में फुफेरे भाई के तौर पर जाने जाते थे, तो यहाँ पर जो विकल्प सी है ये सही हो जाएगा। तो ये भी पूछा जाता है कई बार कि जो भारतेंदु मंडल के कवि थे उनके क्या क्या नाम है। एक तो हो गए भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरे अंबिकादत्त व्यास, तीसरे बालकृष्ण भट्ट, चौथे राधाचरण गोस्वामी, पांचवें प्रताप नारायण मिश्र और फिर प्रेमघन भी इसी मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो इन दोनों ही कवियों के द्वारा अर्थात जो रीतिकाल था और आधुनिक काल था इसके बीच में जो सेतु बनाया था इस मंडल के कवियों के द्वारा बनाया गया था, भारतेंदु मंडल के कवियों के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा 38, नाटक में यवनिका का अर्थ क्या होता है, तो जो नाटक में यवनिका का अर्थ होगा तो ये हो जाएगा विकल्प भी पर्दा, पर्दे को कहते हैं यवनिका। तो देखिएगा शुरुआत में जब भारत में नाटक खेले जाते थे तो ये यूनान से आए पारसी विद्वानों के द्वारा खेले जाते थे, तो उस समय जो पर्दे इत्यादि आते थे ये यूनान से ही आते थे, इसलिए पर्दों को उस समय यवनिका कहा जाता था, जो नाटकों में प्रस्तुत किए जाने वाले पर्दे होते थे। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना निर्मल वर्मा कृत है,
तो मैंने पीछे आपको इनकी कुछ रचनाएं बताई थी, इसी प्रकार से इनकी अगली रचना हो जाएगी चीड़ों पर चांदनी। जो विकल्प बी है चीड़ों पर चांदनी किसकी रचना हो जाएगी, तो ये निर्मल वर्मा की रचना हो जाएगी। परिंदे कहानी भी इन्हीं की रचना हो जाएगी। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए निर्मल वर्मा का संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिले से है, तो ये हो जाएगा शिमला से। शिमला से इनका संबंध रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 40, इनमें से कौन आलोचना पत्रिका के संपादक थे। तो जो यहाँ पर विकल्प सी होगा नामवर सिंह, इनके द्वारा आलोचना नामक पत्रिका का संपादन किया गया था। बाकी देखिए बाकी विकल्प के बारे में बता देता हूँ। जो रामविलास शर्मा है, इनके द्वारा निराला की साहित्य साधना नामक रचना रची गई है। तो इनके द्वारा निराला की साहित्य साधना 3 भागों में बांटी गई थी। अगर आपको इनका प्रकाशन वर्ष आता है तो आपने निराला की साहित्य साधना के प्रकाशन वर्ष बताने हैं कब कब प्रस्तुत किए गए हैं। बाकी देखिएगा जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इनके द्वारा बाणभट्ट की आत्मकथा लिखी गई है, अत्यधिक पूछी जाती है। ये बाणभट्ट की आत्मकथा ना होकर एक प्रकार से उपन्यास है, परंतु आपको ये भ्रमित करती है बाणभट्ट की आत्मकथा आत्मकथा नाम से, पर यह आत्मकथा नहीं है, ये उपन्यास है। बाकी देखिएगा डॉक्टर नगेंद्र हैं जो, इनके द्वारा भी हिंदी साहित्य का संपादन किया गया है। हाँ देखिएगा यहाँ से मुझे एक पॉइंट याद आ रहा है। तो कई बार परीक्षा में ये पूछा जाता है आपसे कि जो डॉक्टर नगेंद्र है क्या इनके द्वारा भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है, तो इनके द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा गया है। इनके द्वारा जो डॉक्टर हरदयाल हैं और डॉक्टर नगेंद्र है, इन दोनों ने हिंदी साहित्य का जो इतिहास है इसका संपादन किया है, लिखा नहीं है, संपादन किया है। संपादन करना अलग बात होती है और लिखना अलग बात होती है। जैसे देखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, इनके द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था। जो डॉक्टर बच्चन सिंह है, इनके द्वारा भी हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा गया था, परंतु जो डॉक्टर नगेंद्र है इन्होंने लिखा नहीं था, सिर्फ संपादित किया था। ठीक है, इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं परंतु ये बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। तो अब यहाँ पर जो हमारा हिंदी साहित्य है ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे HPJK के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, तो ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो देखिएगा पहला प्रश्न ये है, चिंतपूर्णी मेला कहाँ पर मनाया जाता है। तो जो चिंतपूर्णी मेला है हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न होगा, रोहतांग दर्रा इसकी ऊंचाई कितनी है। तो जो रोहतांग दर्रा है इसकी ऊंचाई होगी 13,050 फुट। कितनी, 13,050 फुट। तीसरा प्रश्न ये होगा, त्यूनधार कहाँ पर स्थित है। तो जो त्यूनधार है ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है। चौथा प्रश्न है, जो मेक इन इंडिया है इसका लोगो क्या है। तो जो मेक इन इंडिया है इसका लोगो हो जाएगा शेर। अगला जो प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो जो स्वच्छ भारत अभियान है जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 2014 में। अगला जो प्रश्न है, जलोड़ी दर्रा कहाँ पर है। तो जलोड़ी दर्रा हो जाएगा जिला कुल्लू में। अगला प्रश्न है, WHO की स्थापना कब की गई थी। तो जो WHO है इसकी स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 को। अगर ये प्रश्न पूछा जाए इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है WHO का, तो इसका हेडक्वार्टर होगा जिनेवा में। अगला प्रश्न देखिएगा, जो बिनेवा परियोजना है, बिनवा परियोजना, हाँ जी, तो जो बिनवा परियोजना है ये कहाँ पर है। तो ये कांगड़ा में है। अगर ये पूछा जाए बिनवा किसकी सहायक नदी है, तो बिनवा हो जाएगी ब्यास की सहायक नदी। इसी के साथ अगला प्रश्न ये है आपके लिए, जो बन्नेल परियोजना है ये कहाँ पर स्थित है। तो जो बन्नेल परियोजना है ये कांगड़ा में कार्यरत है। ठीक है ना, परियोजना है कांगड़ा में। अगर ये पूछा जाए इसकी कितनी मेगावाट की क्षमता है, तो ये 12 मेगावाट का है। अगला जो प्रश्न देखिएगा, जो ज्वालामुखी मंदिर में किताबें रखी गई थी तो इसका फारसी में अनुवाद किसके द्वारा करवाया गया था। तो जो फिरोज शाह तुगलक थे इनके द्वारा ज्वालामुखी की किताबों को फारसी में अनुवादित किया गया था। अगला और अंतिम प्रश्न है आज का, जो अपने निकोलस रोरिच है इन्हें किस नाम से जाना जाता है। जो निकोलस रोरिच है इन्हें जाना जाता है हिमाचल प्रदेश के महर्षि के तौर पर। ठीक है, इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। तो अब यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आशा करता हूँ आपको ये सारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और चैनल को आपने सब्सक्राइब अवश्य करना है।
आपकी ये छोटी छोटी चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो बनाते रहें। अगर आपके व्यूज़ नहीं आएंगे, आप शेयर नहीं करेंगे, हम सोचेंगे कि आपको इस वीडियो की आवश्यकता नहीं है, तभी आप ये चीज़ें नहीं करते हैं। ठीक है, तो दबा कर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि अब आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही कम समय बच गया है, अर्थात जो आपकी LT टेट की परीक्षा है इसके लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है। इसी समय को ध्यान में रखकर आपके समक्ष लाया हूँ पिछले 10 वर्षों के हल प्रश्न पत्र। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हो तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के महत्व के बारे में पता ही होगा, क्योंकि अगर जब तक आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को नहीं देखते हो आपको एक आधार नहीं मिलता है कि आपको किस प्रकार की तैयारी करनी है। अब देखिए, अगर आप LT टेट के सिलेबस को सर्च करोगे तो आपको पूरा सिलेबस नहीं मिलेगा। तो अगर जब सिलेबस आपको पता नहीं होगा तो आप तैयारी कैसे करेंगे? इसकी तैयारी करने के लिए एक ही माध्यम होता है कि आप प्रश्न पत्रों को देखिए, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उसी की तैयारी करते रहिए। अगर आपको लेवल पता चल जाएगा आप तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो आपकी सुविधा के लिए मैं आपके समक्ष इन प्रश्न पत्रों को लाया हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको इस नंबर पर संपर्क करना है 8293121229। यहाँ पर आप व्हाट्सएप करिए, आपकी कोई भी क्वेरी होगी आपको उसका उत्तर दे दिया जाएगा। ठीक है, चाहे LT टेट की परीक्षा हो, LT कमीशन की परीक्षा हो, PGT हिंदी की परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, यहाँ पर ये आपके लिए महत्वपूर्ण होने ही वाले हैं। ये जितने प्रश्न पत्र हैं ये LT टेट के हैं, LT कमीशन के हैं, PGT हिंदी के हैं। इन तीनों के कम्बिनेशन यहाँ पर आपके समक्ष लाया हूँ, इसलिए आपके लिए ये बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है आप एक बार इन्हें देखिए और अपनी तैयारी को सुदृढ़ कीजिए।